Assalamu alaikum dear students, we are studying the chapter number 5 of biology class 9 new syllabus। लास्ट जो हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, उसमें एक जो है वो डायग्राम रह गई थी, इसको जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंसानी जिस्म का, ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री जो है वो मेंटेन रहता है। तो जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जहाँ एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से जो है वो राइज़ कर जाता है। और जब वो बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर जाता है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो पसीना वगैरह जो है वो खारिज करते हैं, और जिसकी वजह से जब पसीना हमारी बॉडी से अवेपरेट होता है, इन्वायरमेंट का हिस्सा बनता है, तो उसके रिजल्ट में उस पसीने में बहुत सी हीट भी होती है जो अवेपरेट कर जाती है बॉडी में से, और इस तरह जो है वो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्लो डाउन हो जाता है और बॉडी को जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो मिल रहा होता है। और उस कूलिंग इफेक्ट के रिजल्ट में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो अगेन जो है वो 37 डिग्री तक जो है वो वापस आ जाता है। अब इसके उलट हम देखें तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से फॉल कर जाएगा, मतलब कि सर्दियों में विंटर कंडीशन में जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से फॉल कर जाता है, तो उस 37 डिग्री टेम्परेचर को दोबारा से बहाल करने के लिए, उस लेवल तक बॉडी टेम्परेचर को लाने के लिए जो हमारे मसल्स हैं वो शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। तो उस शिवरिंग के रिजल्ट में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है वो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, उसको जो है वो बरकरार रखने में मदद करती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया चैप्टर नंबर 5 का, वो है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। अब जो ऑर्गन सिस्टम है इंसानी जिस्म के अंदर, वो होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है वो किस तरह जो है वो बरकरार रखते हैं और किस तरह अचीव करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर फॉर द होम्योस्टेसिस। बहुत से जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिलकर होम्योस्टेसिस की जो एक नॉर्मल हेल्दी बैलेंस स्टेट कंडीशन है बॉडी की, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर nervous system and endocrine system regulate and coordinate activities such as heart rate, respiration and metabolism। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दो सिस्टम हैं, जिनमें एक नर्वस सिस्टम है जो कि न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि ये न्यूरॉन्स पर ऐसा सिस्टम जो न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल नहीं है, लेकिन ये भी ब्रेन का ही हिस्सा है। नर्वस सिस्टम भी ब्रेन का हिस्सा है और एंडोक्राइन सिस्टम भी ब्रेन का हिस्सा है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ब्रेन से जो है वो हार्मोन रिलीज़ करवाता है, और वो हार्मोन जो है वो हमारे स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स तक जाके तो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग करा रहे होते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये रेगुलेट भी कर रही होती हैं, नॉर्मलाइज भी कर रही होती हैं, और इसी तरह बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेशन से चला भी रही होती हैं, जिस तरह के हार्ट रेट जो है, उसके अलावा जो रेस्पिरेशन का अमल है, एनर्जी की ब्रेकडाउन का या गैसियस एक्सचेंज का अमल है, और मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी की ब्रेकडाउन का अमल है, ये तमाम जो हैं वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से ही मिलकर जो है ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बॉडी को जो इन्वायरमेंट में तब्दीली आती है, माहौल में तब्दीली आती हैं, उनके खिलाफ भी चलने के लिए मददगार साबित होते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसके अंदर जो है हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मिलकर जो है वो हमारी बॉडी सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें जो हमारे हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इस तरह ये सिस्टम मिलके तो हमारी बॉडी को जो माहौल में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उनके साथ उन्हें फेस करने में या उनको ओवरकम करने में जो है मदद करती हैं। उसके अलावा दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट एंश्योर्स दैट द बॉडी रिसीव्स इनफ ऑक्सीजन फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब जो दूसरा सिस्टम है हमारी बॉडी में वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर इनफ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को अश्योर कर रहा होता है। वो ऑक्सीजन जो है वो किस लिए चाहिए, वो अब ये ऑक्सीजन जो है वो सेल लेवल तक जाएगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें जो ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल की जाती है और ग्लूकोज को जो है वो तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को जब तोड़ा जाएगा तो उस ब्रेकडाउन के नतीजे में जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी, और एटीपी को जो है वो सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा जो है वो इस प्रोसेस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के ज़रिए बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड सिस्टम है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारे दिल के अंदर जो सिस्टम है, हार्ट का जो सिस्टम है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो कि दैट प्लेज अ रोल इन द रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच लेवल। और ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, उसके अलावा जो पीएच लेवल्स हैं, पीएच लेवल का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट में, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, अब वो एसिडिक नेचर होगी, बेसिक नेचर होगी या न्यूट्रल होगी, वो तमाम जो है वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का मटेरियल है और कहाँ पर पाया जाता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट ऑल सेल्स रिसीव द नेसेसरी सब्सटेंसेस फ्रॉम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये इस चीज़ को भी, इस बात को भी यकीनी बनाता है कि जो वो तमाम जो है हमारे सेल्स के अंदर सिर्फ वही मटेरियल, हमारे खून के अंदर सिर्फ वही मटेरियल जो है वो एंटर हों, वही न्यूट्रिएंट्स, वही मिनरल जो हैं वो दाखिल हों जिनकी पीएच भी एक नॉर्मल लेवल की होगी, और वो तमाम जो हैं वो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग में जो है वो मुनासिब किरदार अदा कर रहे होंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फूड की डाइजेशन के बाद, उनकी ब्रेकडाउन के बाद जो है वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है बॉडी सेल्स में, ताकि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एनर्जी भी मिलती रहे, उन सेल्स की ग्रोथ भी हो, और उनमें अगर कोई डैमेज हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन सेल्स को जो है वो रिपेयर भी या रीजनरेट भी कर लिया जाए। उसके अलावा